कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे हम इसका वन बाय वन। सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकता है, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है हमारा, ये तो थोड़ा सही चल रहा है, ब्लैक से करते हैं। जो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारा, एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है वो क्या होता है हमारा, एयर एम्बोलिज्म होता है। एयर एम्बोलिज्म क्यों होता है, क्योंकि एसोसिएटेड विद द ट्यूब चेंजिंग, बार बार हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब को चेंज कर रहे हैं। तो किसकी वजह से होता है ये, एसोसिएटेड विद ट्यूब चेंजेस। ट्यूब चेंजेस की वजह से क्या होता है हमारा, एयर एम्बोलिज्म होता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, सेकंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम क्या देखेंगे, क्या हो सकता है पेशेंट्स को, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या हो सकता है पेशेंट्स को, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे उसमें हाइयर कंसंट्रेशन यूज कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर हम डेक्सट्रोज यूज करेंगे, बिकॉज मोर कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कुछ समझना है तो पूछ लेना। अगर हम हाइयर कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं, डेक्सट्रोज यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सडनली क्या करना चाहिए, सडन विड्रॉ पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसको सडनली हमें विड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, देन हमारा अगला टाइप आता है हाइपोग्लाइसीमिया, टाइप बोल रही हूँ सॉरी। अगला कॉम्प्लिकेशन आता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो सकता है पेशेंट्स को, क्योंकि जो हमारा पार्शियल था उसके अंदर हम कम कंसंट्रेशन में फूड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कम कंसंट्रेशन में हम फ्लूइड है वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप था एयर एम्बोलिज्म, सॉरी कॉम्प्लिकेशन था एयर एम्बोलिज्म। सेकंड हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर पेशेंट्स को कम अमाउंट में, कम कंसंट्रेशन में अगर हम फ्लूइड दे रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को, क्या करेंगे हम, हाइपोग्लाइसीमिया अगर सडनली हमें क्या करना चाहिए, पेरेंटल न्यूट्रिशन सडनली स्टॉप अराइज दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो गई हाइपोग्लाइसीमिया की तो सडनली हमें क्या करना चाहिए, जो टीपीएन है मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन है सॉरी, उसको क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेक्सट्रोज 10%। डेक्सट्रोज 10% इसके सॉल्यूशंस के लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। और क्या हो सकता है इसकी वजह से, मोस्ट कॉमन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। पेशेंट को क्या हो सकता है, रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, पेशेंट को क्या होएगा, रीफीडिंग सिंड्रोम होएगा। रीफीडिंग सिंड्रोम क्यों होता है, अगर पेशेंट है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट क्या है, पेशेंट किस चीज का है, सीवियर माल न्यूट्रिशन का है। ठीक है, पेशेंट्स को क्या था, सीवियरली माल न्यूट्रिशन हो रखा था, तो हमने क्या स्टार्ट किया, पेरेंटल न्यूट्रिशन। सीवियर माल न्यूट्रिशन का था, हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, तो बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, बॉडी स्टार्ट रीफीडिंग। तो क्या करेगी, बॉडी स्टार्ट रीफीडिंग, बॉडी है वो रीफीड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अगर बॉडी है वो रीफीडिंग करेगी तो उसकी वजह से कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होंगे। दैट इफेक्ट कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, ये क्या होगा हमारा, इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीफीडिंग सिंड्रोम होता है हमारा, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो क्या होता है हमारा, पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, वो क्या होगा हमारा, पेरेंटल न्यूट्रिशन। 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली है। देन 5th हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट
लास्ट है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है, हमारा क्या हो सकता है, हमारा कैल्शियम है वो कम अमाउंट में बॉडी के अंदर जाएगा, मैग्नीशियम कम अमाउंट में बॉडी के अंदर जाएगा, और फोस्फोरस कम अमाउंट में बॉडी के अंदर जाएगा। कम होगा तो हम उसको बोलते हैं हाइपो। तो क्या बोल सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, यहाँ लिख रही हूँ, देख लेना, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है। ये दो चीजें मैंने एक लिख दिया है, एक आप लिखो, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट थी हमारी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है बार बार ट्यूब चेंज करने की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट्स को, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशंस देखी, इंडिकेशंस देखी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो कब यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या करेंगे हम, क्या देखा हमने, ये चीजें देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद हमने क्या देखे, इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है पेरेंटल न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो आप मेरे को बताओगे कि इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फॉर्म में जो हम फैट देते हैं वो कौन सा फैट होता है। मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकती थी कि पेशेंट को फैट देंगे हम, मैंने क्या बोला, इमल्सिफाइड फॉर्म। तो आप मेरे को बताओगे कि इमल्सिफाइड फॉर्म होती है फैट की, वो क्या होती है। तब तक आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, एंड थैंक यू सो मच।